इसी काम में हम लगे हुए थे, जिसके कारण आप तक काफी लेट से वीडियो पहुंच रहा है। झारखंड की नदियां, हम आपको ये खाली नहीं बताने आए हैं कि बाबू झारखंड की जो नदी है दामोदर नदी, वो लातेहार के टोरी क्षेत्र के चूल्हा पानी नामक गांव से निकलती है और ये पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के बाकुंडा नामक स्थान पे जाकर के मिलती है। मतलब यह हुआ कि दामोदर नदी हुगली नदी में मिल गई। इसका मतलब दामोदर नदी हुगली नदी की सहायक नदी है और हुगली नदी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ऐसा नहीं, हम मानते हैं कि अगर आपका मैप क्लियर हो, कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर हो, तो आपका झारखंड जीके की पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, सारे चीजों को आप आसानी से समझ पाएंगे। पहले आओ आप इस चीज को समझिए। भाई वाह, कोई पूछेगा कि नदियां किसे कहते हैं, तो बहती हुई प्राकृतिक जलधारा को नदियां कहते हैं। क्या वो जलधारा हम लोगों के द्वारा बनाई गई होती है? नहीं, वो तो एक प्राकृतिक जलधारा होती है। हमें पता है कि आपको पता है उद्गम क्षेत्र किसे कहते हैं, मुहाना किसे कहते हैं, अपवा क्षेत्र किसे कहते हैं, सहायक नदी किसे कहते हैं। लेकिन इसके पीछे के भी कुछ चीजें होती है। जैसे नदियां के आदमी के 3 अवस्था, आदमिया जन्मता है, आदमिया जवान होता है, आदमिया बुढ़ाता है, वैसे नदी के भी 3 अवस्था होते हैं। इसे हम लोग ज्योग्राफी के भाषा में अगर बात करेंगे तो नदी के भी 3 अवस्था होती है। एक होता है युवावस्था, एक होता है प्रौढ़ावस्था, एक होता है बाबू वृद्धावस्था। जब नदियां निकलती है मतलब जवान रहती है, समझिए, मतलब उसके अंदर, नदिया के अंदर ऊर्जा की कमी नहीं होती है और जब कमी नहीं होती है तो बड़ी रफ्तार में वो भागती है, उसकी जलधारा बड़ी रफ्तार में भागती है। और उसके बीच में अगर कोई पत्थर आ जाए, पत्थर का कोई टुकड़ा आ जाए, मिट्टी का गोला आ जाए, तो वो तोड़ फोड़ देती है। क्योंकि जब नदियां निकलती है तो उसके पास बहुत मतलब ताकत होती है और वही पत्थरा को तोड़ती है, फोड़ती है। हम लोग ज्योग्राफी की भाषा में अगर बात करेंगे तो अपक्षय करती है, अपर्दन करती है और लास्ट में घिसिया करके वो पत्थरा को बुकनी कर देती है। उसी को हम लोग निक्षेपण कहते हैं। तो भैया नदी के भी युवावस्था होते हैं, जवानी, प्रौढ़ावस्था मैदानी सतह पे वो काफी लंबे दूरी तक तय करती है बाबू प्रौढ़ावस्था में सबसे अधिक नदी अपने जीवन काल को समाप्त कर देती है। प्रौढ़ावस्था में जैसे आप अपने जीवन काल को ज्यादा जवानी में बर्बाद करते हैं, ठीक उसी प्रकार से नदियां अपनी जीवन प्रौढ़ावस्था में बर्बाद करती है। एक होता है वृद्धावस्था, जब नदियां बुढ़ा जाती है वैसी अवस्था को हम लोग वृद्धावस्था कहते हैं। भाई वह वृद्धावस्था में जैसे आदमी के पास शक्ति कम बच जाती है, ठीक उसी प्रकार से नदियों के पास शक्ति वृद्धावस्था में कम हो जाती है। वो अपने द्वारा लाए गए, यहाँ क्या होता है युवावस्था में यानन फानन में शक्ति जब बहुत होती है तो अपने साथ मिट्टी को भी ले आता है, पत्थर को भी ले आता है। लास्ट में जब इसके पास शक्ति कम हो जाती है अर्थात वृद्धावस्था में हो जाती है तो अपने द्वारा लाए गए मिट्टी को, पत्थर को धकेल नहीं पाती है। मतलब अपने काम पे ही फिर इसको बाधा लगने लगता है और ये धकेल ना पाती है। और जब धकेल ना पाती है तो इसी के द्वारा लाया गया मिट्टी अब इसी के जलधारा को कई धाराओं में बांट देती है। उसी को तो हम लोग वितरिका कहते हैं। देख, आपको पता हो गया कि युवावस्था क्या होता है, प्रौढ़ावस्था क्या होता है, वृद्धावस्था क्या होता है। तो बाबू आपको हम ये बताएं कि बाबू नदियां जवान भी रहती है, नदियां बुढ़ाती भी है। जब नदियां युवावस्था में रहती है, जवान रहती है, तो अपने साथ जवानी में के ककरा गिनो है हो, चाहे आदमी रहो चाहे नदी रहो। जब वो जवान रहती है वो पत्थर को तोड़ती है प्लस साथ में कुछ पत्थर को घिसटते लेते आती है, मिट्टी के गोला को लेकर के आती है। ठीक है हो बाबू, नदियां जवान है तब तक ये घिसिया के लेते आती है, घिसटते हुए लेते आती है। लेकिन जिस प्रकार से आदमी जब बुढ़ा जाता है वो अपने ऊपर सारी जिम्मेवारियां को नहीं लेकर के फिर चल पाता है, ठीक उसी प्रकार से जो नदी इतने पत्थर को घिसिया के ला रही थी, घिसटते हुए ला रही थी, मिट्टी के गोला को घिसटते हुए ला रही थी, क्या नदियां जब बूढ़ी हो जाएगी तो क्या उसके पास शक्ति बचेगा? और ढलान अगर और ना मिलेगा
लेगा तो उसके पास शक्ति नहीं बचेगा, और जब शक्ति ना बचेगा तो जो जिसको वो पहले उठा करके ले आ रही थी पत्थर को, मिट्टी के गोला को, तो क्या उसे अब फिर बुढ़ावस्था में धकेल पाएगी? नहीं धकेल पाएगी। तो समझिए जिसको वो ला रही थी ना, उसी के रास्ता में ये रोरा बन के खड़ा रहेगा। कौन? जो मटिया को ला रही थी, जो पत्थर को ला रही थी। और जो पत्थर को बाबू मान लिया जाए वो पहले इस प्रकार से बह रही थी, अब वो बूढ़ी अवस्था में हो गई, मटिया यहां जमा हो जाता है। लास्ट में नदी की धारा कहती है छोड़ माटी के, हम जो मेरे साथ हम अपने पत्थर को ला रहे थे उसको छोड़िए, खाली हमारा जलधारा किसी तरह से हम अपने निकल जाएं। अब बाबू ये मोटी जलधारा जब आ रही थी घिसटते घिसटते पत्थर को, तब ये साथ में लेकर के आ रही थी। अब पत्थरा इसके रास्ता में रोरा बन गया, तो सिर्फ ये जलधारा निकल के किसी तरह से आगे बढ़ने की कोशिश करती है, और इसका जो रोरा बन के इसका पत्थर या तो मिट्टी यहीं का यहीं रह जाता है, और यही मिट्टी जो है वो ये एक मेन धारा को कई धाराओं में बांट देता है, काहे कि बीच में खड़ा हो जाता है, और मुख्य धारा कई धाराओं में बंटता है। उसी को हम लोग वितरिका कहते हैं। मतलब जिसको ये लाई वही इसके रास्ता में रोरा बन गया, और ये रोरा बनने का कारण ये हुआ कि एक धारा कई जलधाराओं में बट गई। इसी को वितरिका कहते हैं। अब ये वितरिका बाबू इसी को कहते हैं, एक मुख्य धारा कई धाराओं में बट गई, इसी को हम लोग वितरिका कहते हैं। अभी वितरिका के बीच बीच में बाबू गैप बच गया तो कुछ ना कुछ भरबे ना करेगा हो। अब धीरे धीरे मटिया पनिया इसको काटबे करेगी, धकेलेगी। अब यहाँ धीरे धीरे मिट्टी भी गैप में मन जमा हो जाएगा, और ये गैप में जमा हो जाएगा और ये त्रिभुजाकार का होगा। देखिए तो ऐसे अगर मिट्टियां जमा होगी तो त्रिभुजाकार का नहीं होगी, त्रिभुजाकार का होगी। और यही वितरिका के बीच जो मिट्टी जम जाता है उसी को हम लोग कहते हैं डेल्टा। इसी को हम लोग ज्योग्राफिकल भाषा में बोलते हैं कि वितरिका के बीच जमे अवसाद को डेल्टा कहते हैं। सबसे बड़ा डेल्टा आपने सुंदरवन का डेल्टा सुना होगा। तो वही ऐसे वितरिका के बीच जमे मिट्टी को या अवसाद को ज्योग्राफी की भाषा में बोले तो यही होता है डेल्टा। भाई वाह, ये सब बतिया समझ तो छोड़, तो अपन गांव घर में नदी देखले होबे कि जब बाढ़ आ जाता है पूरा नदिया भर जाता है। अरे दूसरा गांव का मिट्टिया आपके गांव में आ जाता है, कोई वहां पहाड़ी होता है ना बीचों बीच नदिया में, वो पहाड़िया आपके गांव के बगल आ जाता है। और फिर जब वो पनिया कम हो जाता है, नदिया जब उसको धकेल ना पाती वो पहाड़िया को, तो हो सके आपके गांव के पास छोड़ देती है। कुछ दिन के बाद जब पनिया कम होती है वो पहाड़िया वहीं का वहीं रह जाती है, और वो जो एक मेन मुख्य धारा पानी होती है वही पहाड़िया के तरफ से एक इधर बह जाती है धारा, एक इधर से बह जाती है धारा, अरे एक इधर से बही धारा, अरे एक इधर से बही धारा। वही तो है वितरिका। अरे मुख्य धारा दो भागों में बांटने का काम जो की, उसी को कहते हैं हम लोग यहां रोरा कहेंगे, वही ना काम की। और जो बगल बगल से प्रवाहित हो रही है धारा उसी को हम लोग वितरिका कहते हैं। और वितरिका के बीच जो पनिया मिट्टिया जम जाता है, टिलहवा जो बन जाता है, उसी को समझिए डेल्टा कहते हैं। चीजें क्लियर? वितरिका किसे कहते हैं? डेल्टा और ज्वारनद। बाबू आवाज आपको चेंज मैंने सुनाई दे रहा होगा। हमें इतना क्लासी हो जाता है ना ऐप का क्लास। ये वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तीसरा बार आप तक पहुंचाने के लिए। अभी टेक्निकल इशू होने के कारण भैया ये का कैमरा का सिस्टम है, 2 बार रिकॉर्ड किए या का करप्टेड फाइल लिख दिया, करप्टेड फाइल। अब हम भी जिदी आदमी सलाह बोले बना के तो तोरा रहेंगे, अब हम लिख दिए हैं तो बनाना स्टार्ट कर दिए हैं। फिर ज्वारनद, नाश्ता मेरा 12-1 बजे के बाद ही हुआ है, फिर से तुरंत नाश्ता भी तो ठोस कुछ ना किए, ऐसे कुछ खा लिए हैं। ज्वारनद क्या होगा भाई वाह, हम बता रहे हैं कोई भी नदी जब बुढ़ावस्था में होती है ना तो फैल जाती है, उसका आकार फैल जाता है। काहे फैल जाएगा बाबू? यह प्रकार से फैल तो वैसे जाएगा, अपने साथ ले आती है इतना इतना बोझ और लास्ट में धकेल ना पाती है, तो अपने लास्ट में इसको अपने आफत हो जाता है कि अरे कम से कम हमार पनिया निकले दे, तो अपने अपने फैल के निकलती है। तो वैसे ना इसका आकार फैलिए जाएगा। आए हो बाबू, अगर मान लिया जाए कि नदिया बुढ़ा भी गई है,
हैं, बुढ़ा भी गई है, अपने साथ इतना इतना ढेर लेकर के आ गई है, चाहे वो मिट्टी का गोला लेकर के आई हो, चाहे वो पत्थर लेकर के आई हो, और ये दोनों दने पहाड़ हो बाबू, और ये पूरा का पूरा यहाँ घेर दिया गया हो, इसी के द्वारा लाए गया उसाद से। अब इकर पनिया जाएगा तो जाएगा कहां, क्योंकि दोनों तरफ पहाड़ है, पहाड़ ना रहता तो इधर से निकलिए जाता, पानी का कोई रास्ता रोक पाया है नहीं, लेकिन हाँ पहाड़ तो रोक पाया है। पहाड़िया खड़ा रहेगा तो अब यह उसाद इसके पनिया को पूरा घेर लेगा, और पूरा पनिया को घेर लेगा तो प्रेशर तो कभी ना कभी बनबे करेगा जब पनिया वहां पूरा जमा हो जाएगा, और ये प्रेशर के माध्यम से ये भी पूरा उसाद जो है वो खाड़ी में धकेल देता है, और उसी को हम लोग कहते हैं ज्वारनद। पूरा का पूरा उसाद आप खाड़ी में धकेल दीजिए, वही कहलाता है ज्वारनद। और ज्वारनद की स्थिति कब उत्पन्न होती है, जब इन नदिया को मौका ना मिलता है, नदिया को जगह ना मिलता है अपने धारा प्रवाहित करने में, तभी ज्वारनद जैसी स्थिति उत्पन्न होती है। अब ये उद्गम क्षेत्र की हो बाबू, जहां से कोई नदियां पैदा होती है, जहां से कोई नदियां निकलती है। मान लिया जाए जहां बैठे हैं बगले से अभी कोई नदी निकल जाए तो नदिया का वो उद्गम क्षेत्र कहलाता है। जहां जन्मती है नदियां उसी को उद्गम क्षेत्र कहते हैं। जहां नदियां अपने आप को समाप्त करती है उसी को हम लोग मुहाना कहते हैं। नदी अक्सर दो जगह अपने आप को समाप्त करती है, या तो छोटी नदी है तो बड़ी नदी में जाकर के मिल जाएगी, तो बड़ी नदी में जैसे मिल जाती है छोटी नदी को समाप्त माना जाता है, क्योंकि वो बड़ी नदी में मिल जाती है और वहां से आगे का नाम बड़ी नदी के नाम से चलता है। जैसे एक आदमी अपने आप को समाप्त मानता है जब शमशान चला जाता है, ठीक उसी प्रकार से एक नदी अपने आप को समाप्त मानती है जब खाड़ी में गिर जाती है, या तो अपने से कोई बड़ी नदी में मिल जाती है। अब प्रवाह क्षेत्र की बात करें, भैया मान लिया जाए कोई नदी यही हम कोडरमा से कोई नदी निकलती है, गिरिडीह जाती है, बोकारो धनबाद जाती है, और ऐसे ऐसे पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर जाती है, तो हम कहेंगे कि नदियां जो निकली कोडरमा से, इसका मतलब निकली मतलब उद्गम क्षेत्र ये हुआ, और जिधर जिधर से प्रवाहित की वो नदी का वो अपवाह क्षेत्र कहलाता है। जैसे कोडरमा उसका अपवाह क्षेत्र हो जाएगा, गिरिडीह अपवाह क्षेत्र हो जाएगा, बोकारो धनबाद उसका अपवाह क्षेत्र हो जाएगा, पश्चिम बंगाल का कुछ जिला अपवाह क्षेत्र हो जाएगा। जब तक कि वो अपने से कोई बड़ी नदी में नहीं मिल जाती है उसका अपवाह क्षेत्र बढ़ता रहेगा, या तो कोई खाड़ी में ना गिर जाती है तब तक उसका अपवाह क्षेत्र बढ़ता रहेगा। मतलब जोन जोन क्षेत्रवा से होकर के नदियां गुजरेगी वो नदी के लिए वो अपवाह क्षेत्र होता है। बाबू यह भी चीजवा के समझ हो, आपको कॉन्सेप्ट समझने हैं, हम आपको ये वीडियो दे रहे हैं, ये कई वर्षों का एक्सपीरियंस है। ये हम आपको ये बता रहे हैं कि भैया जिस प्रकार से हम आपको बोल करके समझा रहे हैं, आप भी किसी बच्चे को समझाइए, बोल बोल के ऐसा समझाइए ताकि आपके जुबान पे वो सारी चीजें हो जाए और आप समझाने के योग्य हो जाएंगे। अरे एग्जाम निकालना क्या, एग्जाम का बाप निकलेगा, खाली अब तैयार तो इस प्रकार से होइए। सोन नदी की बात करते हैं, आपको रटना नहीं है मैप के माध्यम। सोन नदी हम आपको चीजें जो हम यहां बताएंगे इसके बाद ना तो आपके किताब में एक्स्ट्रा चीजें मिलने वाली है, कुछ नहीं मिलेगी, खाली आप एक लाइन याद रखिएगा। मैप के माध्यम से आप ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी सारी चीजों को कवर कर सकते हैं, खाली मैप आपका ध्यान में। बाबू सोन नदी जो है वो निकलती है मैकाल पर्वत के अमरकंटक पहाड़ी से। ये तो एमपी में पड़ता है। मैकाल पर्वत के अमरकंटक पहाड़ी एमपी। अगर जिला पूछे कि बाबू कौन जिला से, तो अनूपपुर जिला से। अनूपपुर जिला से सोन नदी निकलती है, और हम सोन नदी तो एमपी से निकलती है, मध्य प्रदेश से। झारखंड वाले क्यों पढ़ेंगे, काहे कि बाबू ये एमपी से जरूर निकलती है, यूपी में भी प्रवेश करती है, यूपी के बाद ये झारखंड में प्रवेश करती है, झारखंड के 2 जिला को स्पर्श करती है, पलामू और गढ़वा को 45 किलोमीटर के लिए, और जाकर के ये पटना के समीप दीनापुर के पास मिल जाती है। समझिए कि ये एमपी से निकलती है, गढ़वा और पलामू को टच करती है 45 किलोमीटर के लिए, सिर्फ सीमा साझा करती है, सिर्फ सीमा साझा करती है, इसलिए चक्कर में हम लोग को इसे पढ़ना पड़ रहा है। ये आपका गंगा नदी में, इधर से गंगा नदी आ रही, गंगा नदी में मिल जाती है, दीनापुर के पास, पटना के समीप है। ये जहां से ये पैदा हुई और जहां ये अपने आप को समाप्त की, इसके बीच की दूरी की बात की जाए, पूछता है हो बाबू सोन नदी टोटल कितना किलोमीटर दूरी तय करने के बाद गंगा नदी में जाकर के मिली है, तो 780 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद ये गंगा नदी में जाकर के मिली है। ये गंगा नदी बाबू सोन नदी से बड़ी है, तो सोन नदी यहां अपने आप को समाप्त मानेगी, यहां से आगे का जो नाम चलेगा वो गंगा नदी का नाम चलेगा। मतलब यहां सोन नदी जो है अपने आप को समाप्त मान लेगी, हाँ गंगा नदी का सहायक नदी होगी सोन नदी, गंगा नदी की सहायक नदी होगी सोन नदी। सहायक नदी किसे कहते हैं बाबू, मान लिया जाए आप साइकिल
चढ़ाई में चढ़ा रहे हैं, आपका दोस्त आया और धकेल करके वो साइकिल आपका ऊपर कर दिया, मतलब थोड़ा स्पीड बढ़ा दिया, तो कहेंगे ये मेरा सहयोगी है। अरे भाई वाह, वही बात है। अगर कोई भी नदी में छोटकी नदियां आ करके उस पहलकी नदियां का धारा प्रवाह को बढ़ा देती है, उसी को हम लोग कहते हैं सहयोगी नदी या तो सहायक नदी। जैसे मान लिया जाए गंगा नदी इधर से आ रही थी, 5 किलोमीटर पर आवर इसका रफ्तार होगा इसका पानी का। सोन नदी आने से अगर ये नदिया का, गंगा नदी का 6 किलोमीटर पर आवर रफ्तार हो गया होगा, तो समझिए ये सहायता की ना 1 किलोमीटर पर आवर बढ़ाने में, तो सहायता की। यही तो होता है सहयोगी का काम। तो सहायक नदी यही होता है कि जो पहली वाली नदी होती है या तो जिसमें ये मिल करके सहायता करती है, उसकी धारा प्रवाह को बढ़ा दे, वही होता है सहायक नदी। ये आपका हो गया। इधर से गंगा नदी आ रही बाबू, गंगा नदी भी साहेबगंज के तेलियागढ़ी क्षेत्र को स्पर्श करती है, हमारे झारखंड को 80 किलोमीटर के लिए। ये सारी चीजें हम आपको बाद में पढ़ाएंगे। हम ये मूल पढ़ाने वाले हैं कि आपको कैसे मैप के माध्यम से चीजों को समझना है कि सोन नदी यहां से आप मैप के, अब आपको पता होना चाहिए कि मान लिया जाए सोन नदी अगर किसी की सहायक नदी बनी, तो क्या सोन नदी के भी कोई सहायक नदी है क्या? कभी सास पुतोह तो कभी पुतोह सास वाला सिस्टम है बाबू। अगर ये सोन नदी किसी की सहायक नदी बन सकती है, तो सोन नदी के भी कोई सहायक नदी है क्या? हाँ है बाबू। आपको पता होगा उत्तरी कोयल नदी के बारे में, थोड़ा सा चीजों को ध्यान रख लीजिएगा। सोन नदी को अन्य नाम से भी जाना जाता है। सोन नदी को हम ना सोन नदी के नाम से जानते हैं, सोन नदी को आप ना सोन नदी के नाम से जानते हैं। भाई जैसे आपके कई नाम होते हैं, आपका स्थान परिवर्तन होने के साथ साथ आपका नाम में भी परिवर्तन होता है। जैसे आप मामू घर जाते हैं, मामा के यहाँ जाते हैं, तो आपको लोग प्यार से लाडला बोलता होगा, या तो पांडे बोलता होगा, या तो आपको बाबू नूनी कुछ भी बोलता होगा, या अलग नाम दिया गया होगा। तो स्थान परिवर्तन के साथ साथ अगर आपके नाम चेंज होते हैं, ठीक प्रकार नदी के भी नाम स्थान परिवर्तन के साथ साथ होते हैं। हम ना इसे सोन नदी के नाम से जानते हैं, लोग इन्हें कहीं कहीं सोनभद्रा के नाम से जानता है, हिरनवाहा के नाम से जानता है। ये मुहाना वगैरह हो गया सारा चीज। अब इसकी सहायक नदी कौन सा है, पकड़ना है कि अगर ये किसी की सहायक नदी हुई तो इसकी भी कोई सहायक नदी है क्या? तो उत्तरी कोयल नदी इसकी सहायक नदी है हो बाबू। उत्तरी कोयल नदी आपको पता होगा कि रांची के पठार से निकलती है। अरे भाग यार, रांची के पठार से अगर कहेंगे तो कई जिला आ जाते हैं रांची पठार के अंतर्गत। आपको अगर कोई खास पूछे कि कौन जिला हो बाबू तनी ये बता दे, तो गुमला जिला। गुमला जिला से ये निकलती है और जाकर के बाबू सोन नदी में जाकर के मिल जाती है। कितना किलोमीटर दूरी तय करने के बाद ये सोन नदी में मिलती है? तो 255 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद ये सोन नदी में मिलती है। और बाबू ये इसका उद्गम क्षेत्र, जहां से कोई नदियां निकली, मतलब अगर उत्तरी कोयल नदी की बात करें तो इसका उद्गम क्षेत्र क्या होगा? गुमला। राउंड फिगर में आप कह सकते हैं रांची का पठार। मुहाना मतलब अपने आप को ये समाप्त कहां की? सोन नदी में। हम इसलिए यहां कहेंगे कि अपने आप को समाप्त की, कहा कि सोन नदी, ये नदियां उत्तरी कोयल नदी से बड़ी है, इसलिए कहेंगे कि अपने आप को ये समाप्त कर ली। और ये बड़ी रहती है तो समझिए ये सोन नदी के रूप में सहायक नदी हो सकती है, तो अपने आप को और आगे का नाम जो बढ़ेगा वो सोन नदी के नाम से ना बढ़ेगा, तो कहेंगे समाप्त कर ली। अब बताइए, अब अगर सोन नदी की सहायक नदी उत्तरी कोयल नदी हो सकती है, और एक और नदी है बाबू कन्हर नदी। ये समझिए कन्हर नदी ये है। कन्हर नदी सरगुजा, छत्तीसगढ़ के सरगुजा से निकलती है, गढ़वा के भंडारिका प्रखंड में प्रवेश करती है, और धुरकी प्रखंड से निकल करके वो उत्तर प्रदेश में चली जाती है, और ये सोन नदी में जाकर के मिल जाती है। तो सोन नदी के दो सहायक नदी हो गए, उत्तरी कोयल नदी और आपका कन्हर नदी। ठीक है, अब उत्तरी कोयल नदी का हम आपको बताएं उद्गम क्षेत्र ये हुआ, मुहाना इसका ये हुआ, अपवा क्षेत्र के हैं गुमला, लातेहार, ये सारा जो क्षेत्र है आपको पता होना चाहिए मैप, ये सारा हो गया। अब आपका उत्तरी कोयल नदी के भी तो सहायक नदी होंगे, तो उत्तरी कोयल नदी के सहायक नदी, उत्तरी कोयल नदी में कौन कौन नदियां मिला हो बाबू? तो ये हुआ चतरा से निकला है अमानत नदी, अमानत नदी भी सहायक नदी हुई उत्तरी कोयल नदी की। ये है औरंगा नदी, औरंगा नदी बाबू निकलती है लोहरदगा के किसको प्रखंड के उलदाग गांव से, है ना। तो ये आपका दो सहायक नदी होगी उत्तरी कोयल नदी के, अमानत और औरंगा। और एक है बाबू यहाँ बूढ़ा नदी, बूढ़ा नदी लातेहार के महुआ डांड प्रखंड से निकलती है। और आपको याद होना चाहिए कि बूढ़ा नदी बाबू का महत्व इसलिए अधिक बढ़ जाता है क्योंकि बूढ़ा नदी पे ही बूढ़ा घाघ जलप्रपात है। बूढ़ा घाघ जलप्रपात हमारे झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई 143 मीटर है। इस बात को थोड़ा सा आप ध्यान में रखेंगे।
इसकी 3 गो सहायक नदी, एक लाइनवा से पकड़ा रहन कितना सहायक नदी, अरे एकर सहायक नदी होगा तो यकृत को सहायक नदी होगा। उत्तरी कोयल के 3 सहायक नदी, औरंगा नदी, अमानत नदी और उत्तरी कोयल नदी। ध्यान रखिएगा आप इस चीज को कि उत्तरी कोयल नदी सोन नदी में मिलने से पहले कितने किलोमीटर दूरी तय करती है, तो 255 किलोमीटर दूरी तय करती है। अरे ये अमानत नदी है जो चतरा से निकलती है, 100 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद ये उत्तरी कोयल नदी में मिलती है। देखिए अमानत नदी 100 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद उत्तरी कोयल नदी में मिलती है, और जिस जगहिया पे मिलती है उस जगहिया का नाम है बेरिया। इतना डीप आपके एग्जाम में ना पूछेगा, लेकिन हम आपको पढ़ा रहे हैं, मेरी जिम्मेदारी है डीप पूछे या ना पूछे हम आपको डीप पढ़ा दें। नॉर्मल क्वेश्चन आपके लिए आसान ही लगेंगे, ठीक है। ये सारी चीजें अपवाद क्षेत्र। अब अगर आपको फिर से कोई पूछ देगा बाबू अमानत नदी, एक नदी पढ़िए 5 खत्म हो जाएगा। आप ये उत्तरी कोयल नदी के बारे में समझ गए। आपको पूछेगा बाबू अमानत नदी के बारे में बताइए, अमानत नदी के बारे में क्या, अमानत नदी निकलती है चतरा से, मुहाना इसका है। उत्तरी कोयल नदी औरंगा का भी समझिए, लोहरदगा के किसको प्रखंड के उल्टा गांव से निकलती है, ये तो लोहरदगा है ना बाबू यहाँ, और उसका मुहाना हुआ उत्तरी कोयल नदी। ठीक उसी प्रकार बूढ़ा नदी जो महुआ डांड प्रखंड से निकलती है लातेहार से, और इसका मुहाना हुआ उत्तरी कोयल नदी। कितना नदी है, एक नदी से रिलेट करके पढ़िए बाबू। हार है, नदी नाद होता है, नदी नाद होता है। तेरा कमेंट देखते देखते पागल आदमी हो जाएगा। आद होता है, आद करवाने वाला चाहिए। मैप रटने से कुछ नहीं होती है, रटने से कुछ नहीं होता है, एग्जाम में रटा हुआ चीज काम नहीं आता है। अब हम आपको क्या चीज बता दिए जो यहां नहीं लिखा है, हम इधर तो अभी नहीं देखे हैं, हम यही चीज बस सारा चीज बता दिए, और क्या नहीं बताए जो यहां नहीं लिखल है बताइए। सोन नदी उद्गम क्षेत्र मध्य प्रदेश एमपी अनूपपुर जिला, हम बता दिए। अपवा गढ़वा पलामू 45 किलोमीटर के लिए टच करते हैं, 45 किलोमीटर के लिए। मुहाना क्षेत्र, मुहाना अगर बात किया जाए, क्षेत्र नहीं होगा, मुहाना अगर बात किया जाए तो सोन नदी अपने आप को समाप्त करती है गंगा में, अर्थात गंगा नदी हो जाएगा 780 किलोमीटर, दीनापुर के पास मिलती है, सब मैप में आपका है। सहायक नदी कौन है, उत्तरी कोयल नदी और कन्हर नदी। हम कन्हर नदी बाद में छाप दिए थे, उत्तरी कोयल नदी और कन्हर नदी इसकी सहायक नदी है। कहाँ चीजें हम ना बताएं, इसके 2 अन्य नाम है, अलग से बताते हैं। हिरनवाहा और सोनभद्रा इसका अन्य नाम के रूप में है। उत्तरी कोयल नदी की बात करते हैं तो हम क्या इसमें ना बता दिए, तो रे मानते। देखिए उत्तरी उद्गम क्षेत्र रांची पठार है, गुमला से निकलती है, यही बताया। अपवा क्षेत्र बाबू ये क्षेत्र जो पड़ता है, गुमला लातेहार गढ़वा पलामू, ये उपवा क्षेत्र हो गया। मुहाना की बात करें मतलब ये अपने आप को नदियां समाप्त करती है, सोन नदी। सहायक नदी की बात करें तो सहायक नदी औरंगा, अमानत और बूढ़ा नदी बताएं आपको। औरंगा, अमानत, बूढ़ा नदी का नौका है, और तो किताब हम का नौका मिल जाता है। जो चीजें ऑथेंटिक होगी ना, जबरदस्ती लिखने से कुछ थोड़े है, जो ऑथेंटिक चीजें हैं वो आपका यही है। अब देखिए, अब हम आपसे पूछते हैं, ये दामोदर नदी है बाबू, दामोदर नदी है, हुगली नदी में मिल जाएगी। ये हुगली नदी में जहां मिलती है वो बाबू, उस क्षेत्र का नाम है बकुंडा। बकुंडा नामक स्थान पे हुगली नदी मिलती है, सॉरी दामोदर नदी हुगली नदी में मिलती है। पूछता है हो बाबू दामोदर नदी का उद्गम क्षेत्र क्या है, तो दामोदर नदी का उद्गम क्षेत्र क्या है, यहाँ कौन जिला है बाबू, लातेहार। लातेहार के टोरी क्षेत्र के चूल्हा पानी से बाबू निकलती है दामोदर नदी, और ये अपने आप को जहां समाप्त करती है वो अर्थात ये हुगली नदी में अपने आप को समाप्त करती है, अपने आप को मतलब समझिए खत्म कर लेती है। जहां खत्म करती है वो है हुगली नदी, और कौन क्षेत्र पे, तो बाकुंडा क्षेत्र पे। अब दामोदर नदी के बोलता सहायक नदी, तो 5 सहायक नदी हैं। आपको ये ट्रिक याद होना चाहिए कि दामोदर नदी कब जाना है, दामोदर नदी कब जाना है, ये ट्रिक है। दामोदर नदी की सहायक नदी कहां से, कोनार, कहां से कतरी, बा से बोकारो, बा से बराकर और जा से जमुनिया। कहां से कोनार, कहां से कतरी, बा से बोकारो, बा से बराकर और जा से जमुनिया, 5 हो गए। अब ये देखिए, कतरी नदी ये है, कोनार नदी ये है, बोकारो नदी ये है, बराकर नदी ये है और जमुनिया नदी ये है। ठीक है, ये है जो सब कुल मिलाकर के यहां मिलते हैं। लेकिन बराकर नदी जहां पश्चिम बंगाल में मिलती है दामोदर नदी से चिरकुंडा नामक स्थान पे, और ये दामोदर नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और यही बराकर नदी पे आपको पता होगा तिलैया बांध बनाया गया है, मेथन बांध बनाया गया है। तिलैया डैम बांध जो है 1953 ईस्वी में बनाया गया है, जहां सबसे पहले जल विद्युत केंद्र का भी स्थापना किया गया था। 1958 ईस्वी में मेथन बांध, अरे कितना खोलवाइएगा, जितना खोलवाइएगा उतना हम बाबू चिंता नहीं करनी है। आपकी आवश्यकता वाली चीज हमें यहाँ सीजीएल टारगेट है, हम आपको यहाँ जरूर करवा देंगे। देखिए ये ट्रिक याद रख लेंगे बाबू, कहाँ से निकलती है सब। देखिए ये जो दोनों है ना वो हजारीबाग से निकलती है, और ये दोनों जो है ना वो आपके
गिरिडीह से निकलती है। कतरी जमुनिया गिरिडीह से निकलती है। बोकारो, और बोकारो नदी जरूर है लेकिन बोकारो से नहीं, वो निकलती है हजारीबाग से। और आपका जो ये है बोकारो के बाद क्या हो गया था, बराकर नदी भी निकलती है यहां से, और ये भी निकलती है यहां से। कतरी कोनार भी निकलती है यहां से। ये तीनों नदियां निकलती है हजारीबाग से, ये दोनों निकलती है गिरिडीह से। ठीक है, ये चीजें। अब इसमें नया क्या है देखिए, इसमें नया यही है, तोरा किताबा में यहां मिल जाएगा। कॉन्सेप्ट का बात तो यही है ना, उद्गम क्षेत्र, अफवाह क्षेत्र। अफवाह क्षेत्र में क्या क्या रखे, अब गिरिडीह कह दीजिएगा, दामोदर नदी का धनबाद, बोकारो, ये जो क्षेत्र दिख रहा है वही अफवाह क्षेत्र हो गया। अब आप अगर बात की जाए नोट्स पर थोड़ा पूरा का पूरा क्लियर रहेगा बाबू। एक बात हम आपको यहां और बता देते हैं कि दामोदर नदी का दो अन्य नाम भी है, जिसे देवनद कहा जाता है या तो बंगाल का शौक कहा जाता है। बंगाल का शौक मतलब बंगाल के किसानों के लिए शौक ही पैदा करती थी। अरे जितना फसल था ना, पहले बांध ना बना था जगह जगह पे, आप तो डीवीसीए परियोजना के तहत कई प्रकार के बांध बना दिए गए हैं, लेकिन पहले जब बांध ना हुआ करते थे तो ये नदी के सारे पानी पश्चिम बंगाल में जाकर के गिरती थी और वहां के किसानों का फसल पूरा बर्बाद कर देती थी। तो वहां पश्चिम बंगाल के लिए नदी तो शौके पैदा करती थी ना, इसलिए बंगाल का शौक कहा जाता है। हमारे झारखंड में ये नदियों का देव ही कहा। ये दामोदर नदी सबसे लंबी नदी है जिसकी टोटल लंबाई 592 किलोमीटर है, लेकिन झारखंड में वो 290 किलोमीटर दूरी तय करती है। टोटल 592 किलोमीटर इसकी दूरी लंबाई है, 290 किलोमीटर ये दूरी तय करती है हमारे झारखंड में। बाकी जो 290 के बाद बच जाता है वो पश्चिम बंगाल में दूरी तय करती है। और आपको पता होगा कि हर खूबसूरती खतरनाक होती है, तो सबसे अगर लंबी नदी है तो सबसे बड़ी प्रदूषित नदी भी है। प्रदूषित नदी रहेगी काहे नहीं, अब ज्यादा लंबा दूरी तय कर रही है तो ज्यादा आदमी इसको यूज कर रहा है। अब ज्यादा आदमी यूज कर रहा है तो ज्यादा कचरा नदिया में फेंक रहा है, और ज्यादा कचरा फेंक रहा है तो ज्यादा प्रदूषित हो रहा है। ये सब कॉन्सेप्ट कॉमन है, तो आप ही का काम कर सकते हैं इस पे। सबसे पहले डीवीसी पे ही परियोजना चलाया गया था 1948 ईस्वी में, जिसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ये सारी चीजें हम तरह बतेबे करेंगे। गलबू बैठ गया, देखिए ना। स्वर्ण रेखा नदी के बारे में आप बताएंगे। स्वर्ण रेखा नदी बाबू देखिए कहां, रांची के नगरी प्रखंड से निकलती है, और इसका मुहाना कहां है, ये कोई बाबू ये डायरेक्ट स्वतंत्र रूप से कोई मुहाना किसी के ये गुलामी नहीं की, डायरेक्ट पश्चिम आपके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है स्वर्ण रेखा नदी। उद्गम क्षेत्र की बात करें तो रांची के नगरी गांव के रांची के नगरी प्रखंड के टिकराटोली गांव से ये निकलती है, और इसके सहायक नदी है रोरो नदी। रोरो नदी इधर से जा रही है, रोरो पहाड़ से निकलती है। 58 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद बाबू ये यहां मिलती है। और खरकई नदी बाबू उड़ीसा के मयूरभंज से निकलती है, और ये जाकर के यहां मिलती है। जिस जगह पे मिलती है उस जगह का नाम है सोनारी जगह। और खरकई नदी और स्वर्ण रेखा नदी के संगम स्थल पे ही जमशेदपुर स्थित है। आपको लग रहा होगा कि स्वर्ण रेखा नदी के दो ही सहायक नदी हैं। अरे भाई और भी सहायक नदी है छोटकैन जो रांची से निकलती है, और रांची में ये अपने आप को समाप्त कर लेती है। हरमू, काची, राढ़ू। काची आपको पता होगा, काची नदी पे दसम जलप्रपात है, राढ़ू नदी पे जोन्हा जलप्रपात है। ये सारी चीजें आपको पता होगा, ये सारी चीजें आपको पता होगा बाबू। अब अगर आपको पूछे कि स्वर्ण रेखा नदी कहां से निकलती है, आपको पता होगा उद्गम क्षेत्र क्या हुआ, अपवा क्षेत्र क्या है बाबू। रांची और पूर्वी सिंहभूम को ये टच करती है, नीचे आप बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। मात्र ये झारखंड की एक ऐसी पहली स्वतंत्र नदी है जो सीधा बंगाल की खाड़ी में गिरती है, किसी की सहायक नदी नहीं बनती। इसके सहायक नदी के रूप में दारोरो नदी है, खरकई नदी है, यहां से बाबू हरमू नदी है, काची नदी है, राढ़ू नदी है। 3 गो और ऐड कर लीजिए, क्या दिक्कत आ रहा है ना। यही सारी चीजें हैं बाबू। स्वर्ण रेखा नदी कि रेत में सोने के अंश पाए जाते हैं। जो सोने के अंश पाए जाते हैं तो आदमी सब उसका रेत घरवा क्यों नहीं ले आता है, सब अमीर बन जाता। लेकिन बात ऐसा है हो बाबू कि स्वर्ण रेखा नदी के रेत में तो सोने के अंश पाए जाते हैं, लेकिन अगर उसे आप शुद्धिकरण करेंगे, फाइनल अगर सोना आप निकालेंगे, शुद्धिकरण करेंगे, तो उसमें इतना खर्चा आ जाएगा कि भाई वाह सोना उतना का ना निकलेगा, मतलब बेटा से भारी तोरा झुनझुने हो जाएगा हो। इसलिए स्वर्ण रेखा नदी के रेत में माने तो सोने के अंश तो पाए जाते हैं, लेकिन उसे हम लोग नहीं प्राप्त कर सकते। प्राप्त तो कर सकते हैं लेकिन बेटा से ज्यादा झुनझुने हो जाएगा। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो नदी आपको इस प्रकार से पढ़ना है बाबू। अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो सिर्फ 499 रुपये में अभी कंप्लीट JSS CGL का आपका कंप्लीट
झारखंड जीके करवाया जा रहा है। 697 रुपये में कंप्लीट खोटा करवाया जा रहा है, जहां वीडियो कंप्लीट, ऐसा नोट जहां की कोई मुकाबला नहीं, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जाएंगे, साथ ही साथ जो बुक पढ़ने हैं उसका पीडीएफ भी आपको दिया जाएगा। अगर टेस्ट सीरीज पेपर 1 का भी चाहिए तो भी आप कांटेक्ट करेंगे, पेपर 3 का भी चाहिए तो भी आप कांटेक्ट कर लेंगे। भाई वाह, कांटेक्ट नंबर है 9771080302, 9771080302, या तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, ऐप इंस्टॉल करेंगे और वहीं से आप कोर्स को ले लेंगे। बात करने की भी आवश्यकता नहीं है। हम आपको बताएं कि यहाँ आपको नोट्स भी दिए जाएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होंगे वो भी दिए जाएंगे, झारखंड जीके में आपको कंप्लीट नोट्स भी दिए जाएंगे, साथ ही साथ वीडियो तो दिए जाएंगे। नोट अगर खोटा की बात करें, इसमें भी नोट्स, वीडियो और आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जाएंगे, साथ ही साथ जो बुक पढ़ने वो बुक भी दिए जाएंगे। टेस्ट सीरीज आपको अलग से ज्वाइन करना है, चाहे पेपर 2 के लिए ज्वाइन करेंगे, चाहे पेपर 3 के लिए ज्वाइन करेंगे। तो यही थी बाबू आज की कंप्लीट इंफॉर्मेशन। तो ठीक है, हो छुआ लोगिन बाबू, मिलो ये बाद में हो, पढ़ना ऐसे है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो ठीक है, हो छुआ लोगिन बाबू, मिलो ये बाद में हो कोनो दोसर वीडियो में। तब तक रखिएगा अपना ध्यान। जय हिंद।